अच्छा, देखो, चैप्टर का नाम है अपील, रेक्टिफिकेशन एंड रिवीजन। ये हम लोग का सीएमए फाइनल के बुक में चैप्टर 8 में है। इससे होता क्या, इससे भी केस स्टडी जैसा क्वेश्चन पूछता है या फिर एमसीक्यू, पर इससे रिटर्न कोई शॉर्ट नोट ये सब नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, अपील होता क्या है, जैसे सोचो, पहले जानना जरूरी है असेसिंग ऑफिसर कौन लोग हो सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर होते हैं जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर, एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी मतलब डिप्यूटी कमिश्नर या फिर डायरेक्टर कमिश्नर, या फिर आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। यही लोग होते हैं बेसिकली हम लोग के असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर और किसी को नहीं कहते, इन सब लोगों को ही असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम लोगों को कोई भी तरीके का नोटिस आ जाता है कि आपने ये गलती किया है, अभी आपको इसके लिए फाइन भरना है या पेनल्टी भरना है, कुछ भी आ जाता है हमारे पास, एक नोटिस आ जाता है। कौन भेजता है, असेसिंग ऑफिसर भेजता है। हम लोगों को कोई नोटिस भेजता है और बोलता है कि आपको ऐसा करना है। अब हम लोग को वो चीज नहीं मानना है, मतलब हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग को पेनल्टी भरना चाहिए था या फाइन देना चाहिए था। हम लोग उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग करते हैं अपील। तो हम लोग अपील फाइल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपील फाइल किसको करेंगे। डेफिनेटली जो असेसिंग ऑफिसर से हायर अथॉरिटी होगा उसी को फाइल करेंगे। इससे नीचे के लोगों को तो इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी कंप्लेन करते हैं तो उस पर्सन से ऊपर के लोगों को। तो असेसिंग ऑफिसर के अगर डिसीजन के अगेंस्ट हम लोग को जाना है, तब हम लोग करते हैं अपील। अपील करना मतलब कंप्लेन करना, रिक्वेस्ट करना कि ये गलत है, मेरे ऊपर ये नहीं होना चाहिए। तो अभी जब हम लोग ये करेंगे, तो ये हम लोग किससे करेंगे, अपील जब हम लोग करेंगे तो हम लोग जाएंगे CIT इसके पास, मतलब कमिश्नर इनकम टैक्स के पास हम लोग जाएंगे और जाकर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग को असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन सही नहीं लगा। हम लोग CIT एपिलेंट के पास जाएंगे। ये इसके पास अगर हम लोग गए और इसका डिसीजन भी हम लोग को पसंद नहीं आया, तब हम लोग इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग ITAT के पास जाएंगे, मतलब इनकम टैक्स एपिलेंट ट्राइब्यूनल। इसमें हम लोग जाएंगे और इसमें जाकर फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को CIT का भी पसंद नहीं आया डिसीजन, आप कुछ करिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पहली बात, इसके ऊपर कोई नहीं होता, ट्राइब्यूनल सबसे ऊपर होता है, ट्राइब्यूनल के ऊपर कुछ नहीं, तो ये सबसे लास्ट हायर अथॉरिटी है। अब इसके पास दो बात होता है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक प्रॉब्लम होता है हम लोग का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है जैसे कि अगर हम कोई परचेज किए हैं किसी पर्सन से और हम बोल रहे हैं कि हम परचेज इसलिए दिखा रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, हम खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि मेरे को टैक्स कम देना पड़े। और इसी बात के ऊपर असेसिंग ऑफिसर का शक है कि मेरा कोई ऐसा परचेज नहीं है, तो ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो किसी लॉ से रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेरी। ये है कि वो मेरा परचेज है या नहीं। तो अगर वो मेरा परचेज है, तो हम अपना अगर उसको प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो जरूर वो किसी और आदमी का सेल भी है, तो उसके बुक्स में भी वो सेल में होना चाहिए। अगर हम लिखे हैं 50 लाख का परचेज किए हैं ए से, तो ए के भी तो बुक में होना चाहिए कि वो एन को सेल किया है। तो ये सारा चीज अता पता करना इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पर लॉ से रिलेटेड क्या होता है, जो लॉ में क्वेश्चनेबल होता है, जिसके ऊपर एक्ट बना हुआ है, जिसके ऊपर जो
जितना भी लॉ में लिखा हुआ बात है वो उसको कहते हैं हम लोग लॉ का क्वेश्चन। तो अगर आईटीएटी के पास गए हैं और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेकर गए हैं, मतलब ये परचेज सेल वाला कंप्लेन लेकर गए हैं, तो ठीक है, वो हम लोग का सुनेगा। पर अगर हम लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ लेकर चले गए हैं, मतलब किसी को बुलाए, हम लोग किसी को बुलाए गाना गाने के लिए अपना पार्टी में, उसको हम लोग एडवांस पेमेंट भी कर दिए थे और उसको बुलाए भी थे अपना पार्टी में गाना गाने के लिए, पर जिस दिन मेन पार्टी था वो नहीं आया, तो हम लोग का पार्टी स्पॉइल हो गया। एडवांस वो बोला हम लोग को पे ऑफ कर देगा, पर मेरा पार्टी तो स्पॉइल हो गया। हम अपना कार्ड में प्रिंट करवा दिए थे कि ये पर्सन आ रहा है गाने के लिए, और रियल में वो पहुंचा ही नहीं। तो वो आदमी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। अब क्या हुआ, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर लॉ से रिलेटेड कोई बात है तो हम लोग आईटीएटी के पास नहीं जा सकते, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो जाएंगे। तो अब इसका प्रॉब्लम लेके फिर किसके पास जाएंगे, सीआईटी ने तो सॉल्व किया नहीं, मतलब उसने सॉल्व किया, हम लोग को पसंद आया नहीं, तो हम लोग को थोड़ा हायर अथॉरिटी में जाना था। तो आईटीएटी के पास गए, ये बोलेगा देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, पहले जाइए हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट भी बात नहीं सुनता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, पर मेरे पास मत आइए। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ लेकर हम लोग किसके पास जाएंगे, सीआईटी से सीधे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का भी पसंद नहीं आया तो बात खत्म, ये डिसीजन फाइनल है। पर अगर हम लोग का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो हम लोग जाएंगे आईटीएटी के पास। तो ये सारा बात याद रखना है कि अगर असेसिंग ऑफिसर हम लोगों को कोई भी नोटिस भेजता है तो और वो हम लोग को पसंद नहीं आता है, तब हम लोग करते हैं अपील। अपील करते हैं जाके सीआईटी के पास। अगर सीआईटी का डिसीजन भी पसंद नहीं आता है और हम लोग का क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट, वहां भी पसंद नहीं आता है तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर सीआईटी का पसंद नहीं आया और हम लोग का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो हम लोग जाएंगे आईटीएटी के पास। यहां तक एक बात हुआ। अब आगे क्या, अब क्वेश्चन ये है कि अपील तो करेंगे, पर असेसिंग ऑफिसर के नोटिस के कितने टाइम बाद करेंगे, मतलब आराम से जब मन करेगा तब करेंगे, नहीं, कैसे करेंगे, याद रखना है। अगर हम लोगों का अगर सीआईटी का पसंद नहीं आया, सीआईटी का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो कितना टाइम है हम लोग के पास दोबारा किसी और के पास जाने का, 30 डेज का हम लोग के पास टाइम है। हम लोग को विद इन 30 डेज किसी और के पास चले जाना होगा, मतलब आईटीएटी के पास चले जाना होगा। मतलब इसके डिसीजन के बाद, सीआईटी के डिसीजन के बाद वी हैव ओनली 30 डेज, विद इन 30 डेज कहीं और अप्लाई कर लो। अगर आईटीएटी का डिसीजन पसंद नहीं आया, आईटीएटी का मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला, आईटीएटी का पसंद नहीं आया तो 60 डेज के बाद, 60 डेज तक हम लोग रुक सकते हैं। उसके बाद कुछ जो करना है इसके बाद ये ठीक है, मतलब असेसिंग ऑफिसर। उसके बाद हाई कोर्ट में हम लोग को जाना है विद इन 120 डेज, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को जाना है विद इन 90 डेज। ये हम लोगों का एपिलेट हायरार्की है। हायरार्की कैसा है, हम लोग पहले जाते हैं सीआईटी के पास, फिर जाते हैं आईटीएटी के पास, डायरेक्टली इसके पास नहीं जाएंगे, अगर प्रॉब्लम है तो इसी के पास जाएंगे, ये हम लोग को इसके पास भेजेगा। याद रहे, इससे सीधे ऐसे नहीं जा सकते, इससे इसके पास जाएंगे, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो यही डील कर देगा, अगर लॉ है तो ये हम लोग को हाई कोर्ट में भेजेगा, हाई कोर्ट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। याद रहे ये एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब अगर हम लोग को एक बार में मन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को पहले इसके पास जाना होगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। ये हायरार्की ब्रेक नहीं कर सकते।
अब बात आता है कि हम लोग असेसिंग ऑफिसर का तो कोई भी नोटिस आ जाता है हम लोग के पास, तो हम लोग अपील करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं आया असेसिंग ऑफिसर का आंसर, मतलब नोटिस। तो बात ये है कि 5 रीजन ऐसा है जिसके बाद असेसिंग ऑफिसर अगर 5 पॉइंट पे हम लोग को नोटिस भेजा है तो हम लोग किसी के पास नहीं जा सकते, मतलब ये नॉन अपीलेबल है। तो नॉन अपीलेबल नोटिस कौन सा है, जिसके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकते, नॉन अपीलेबल नोटिस, ऐसा बाई असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ऐसा 5 नोटिस अगर हम लोग को दिया तो हम लोग किसी के पास नहीं जा पाएंगे। पहला, अगर हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा है अंडर सेक्शन 234A, 234B या फिर 234C, 234C, यहाँ 234A लगता है हम लोग जब टाइम पे एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं, 234B लग जाता है जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और 234C लग जाता है जब डिफरमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। ये डिटेल में इंटरेस्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। पर अगर हम लोग को असेसिंग ऑफिसर ने ये 3 इंटरेस्ट पे करने के लिए नोटिस भेजा है तो हम लोग किसी के पास नहीं जा सकते, हम लोग को ये इंटरेस्ट भरना ही होगा। नंबर 2, अगर हम लोगों को सेक्शन 264 से नोटिस आया है, 264 भी खुद में एक सेक्शन है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर 264 की तरफ से हम लोग को नोटिस आया है तो किसी के पास नहीं जा सकते, फाइन या इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। थर्ड है हम लोग का, अगर हम लोग को कोई भी नोटिस सेटलमेंट कमीशन भेजता है, सेटलमेंट कमीशन एससी एक पोस्ट है, एससी भी एक पोस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सेटलमेंट कमीशन है। अगर सेटलमेंट कमीशन भी हम लोग को कोई भी तरीके का मतलब जो नोटिस है वो सेटलमेंट कमीशन के बेसिस पे आया है, सेटलमेंट कमीशन ने हम लोग को ऑर्डर दिया था असेसिंग ऑफिसर को कि ये नोटिस भेजो, तो हम लोग इसके नोटिस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते। फोर्थ हम लोग का क्या है, अगर एडवांस रूलिंग की तरफ से आ गया है, एडवांस रूलिंग की तरफ से अगर कोई भी नोटिस आ गया है, मतलब हम पहले कोई और चीज में मेरा एडवांस रूलिंग में गया हुआ था, एडवांस रूलिंग से फिर मेरे को डिसीजन आ गया है और मेरे फेवर में नहीं आया, मेरे अगेंस्ट आया, तो अब हम सोच रहे हैं एडवांस रूलिंग काम नहीं किया तो अपील कर देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। एडवांस रूलिंग का डिसीजन के ऊपर हम किसी भी तरीके का अपील नहीं कर सकते। उसके बाद है ITAT, जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर डिसीजन दे देता है, क्योंकि हम अभी बोले ITAT में अगर लॉ के ऊपर डिसीजन है तब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं जा सकते, पर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है तब तो यही सुपीरियर है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कोई है ही नहीं। तो सिंपल बात है, अगर ITAT का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर हम लोग को कोई ऑर्डर मिला, मतलब ITAT ने कोई ऑर्डर दे दिया, तो और किसी को अपील नहीं कर सकते। तो याद रखना है 5 चीज है जिसके लिए हम लोग को नोटिस आ गया तो और कुछ नहीं कर सकते। हेलो। हाँ, अब एक एक करके पढ़ रहे हैं कि ये अपील का प्रोसेस कैसे है, मतलब प्रोसीड्योर क्या है, ये अपील होता कैसे है। मतलब सोचो तुमको कोई नोटिस आ गया असेसिंग ऑफिसर का कि आपने ऐसा ऐसा किया है, आपने परचेज आपका हमको सही नहीं लग रहा है, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। तो तुम बोलना चाहती हो कि नहीं हम तो परचेज असली में किए थे, आपको कैसे ये फेक लग रहा है। तो ये सब हम लोग असेसिंग ऑफिसर तो सुनेगा नहीं, हम लोग को अपील करना पड़ेगा CIT के पास। तो अभी जब CIT के पास जाना है 30 दिन के अंदर जाना है, सारा बात पता है, पर द क्वेश्चन इज कैसे अपील करें, मतलब हाउ टू कंप्लेन, कंप्लेन करने का एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो CITA के पास जब हम लोग जाते हैं तो कंप्लेन कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कौन फाइल करेगा, असेसी को खुद फाइल करना होगा, फाइल्ड बाय असेसी, मेरे बिहाफ में कोई और नहीं कर सकता, असेसी को खुद करना होगा।
ये सबसे पहला अपील है, विद इन 30 डेज करना होगा। जिस दिन मेरे को असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर का नोटिस मिला, वहां से 30 डेज के अंदर ये वाला अपील हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट है। अब ये कैसे करेंगे? अपील करने का एक प्रॉपर फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 35। ये अगर कोई आर्टिकलशिप कर रहा होता है कोई अच्छे फॉर्म में, तो ये सब फॉर्म हम लोग को वहां देखने को मिल भी जाता है। तो फॉर्म नंबर 35 भर कर, इसको फिलअप करके हम लोग को जमा देना पड़ता है। पर डेफिनेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, सिर्फ फॉर्म जमा देने से तो हो नहीं जाएगा। तो इस फॉर्म के साथ हम लोग क्या क्या देंगे, प्लस मतलब ये फॉर्म देना होगा, प्लस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना होगा। मतलब ये लिख कर देना होगा वहां आईटी, मतलब इसको कि क्या हुआ था। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब प्रॉपर जो मेरा स्टोरी था वो स्टोरी लिख कर पूरा देना होगा। उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टोरी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब अपना स्टोरी, अपना स्टोरी एक लेटर में लिख कर दो, क्या कहानी है। ग्राउंड ऑफ अपील, क्यों अपील कर रहे हो, तो ग्राउंड ऑफ अपील लिख कर दो कि तुम, अब स्टोरी तो तुमने लिख दिया, प्रॉब्लम क्या है, किस ग्राउंड पे बोल रहे हो कि मैं राइट हूँ या मैं रॉन्ग हूँ, किस ग्राउंड पे, क्यों लगता है कि तुमको तुम सही हो। और तुमको क्या देना होगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, जो एओ ने तुम्हें लेटर भेजा था, वो ऑर्डर, जो ऑर्डर भेजा था उस ऑर्डर का एक कॉपी देना होगा। मतलब फोटो कॉपी करवा के जो एओ का नोटिस हमको मिला वो हम जेरोक्स करके देंगे। और फाइलिंग फीस देंगे, डेफिनेटली फीस देना पड़ेगा। फीस 250 या 500 के लगभग है, 250 या 500 बहुत मिनिमम अमाउंट है। पर वैसा हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए अमाउंट नहीं याद रखना है। ये सारा चीज मतलब 1 2 3 4 5, 5 चीज एक साथ सीआईटी को जमा देना है। और इन सब पांचों को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। इन पांचों को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील, विच शैल बी इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब एक भेजेंगे और एक अपने पास रहेगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि फिर सीआईटी अपना जजमेंट दे देगा। हम लोग ये सारा काम तो कर दिए, अब सीआईटी का काम है अपना जजमेंट देना। जजमेंट देने का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पास करना। अगर वो अपना जजमेंट देता है मतलब ऑर्डर पास कर देता है। अब वो जब ऑर्डर पास कर देता है विद इन 1 ईयर, जिस दिन हम अपील किए उसके 1 साल के अंदर मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, 1 साल के अंदर मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। अब ये जो वो मेरे को दिया, ये मेरे को, तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि सीआईटी के पास हम लोग कौन कौन से ऑर्डर पास किया है असेसिंग ऑफिसर, तो हम लोग जाते हैं। मतलब ये हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन सा ऑर्डर आएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। 5 ऑर्डर था जो आएगा अगर, तो हम लोग सीआईटी के पास नहीं जा सकते। तो अब क्वेश्चन है कौन कौन सा ऑर्डर आएगा तो हम लोग जा सकते हैं। अगर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े स्क्रूटिनी असेसमेंट, वो हम लोग को नोटिस भेजता है कि आपका जो असेसमेंट था उसके ऊपर हम लोग को स्क्रूटिनी असेसमेंट करना है। मतलब टॉप टू बॉटम आपका हम लोग को असेसमेंट करना है कि आपने जो इनकम रिवील किया है या लॉस आपने जो बताया है वो करेक्ट है या नहीं, हमें डाउट है। तो असेसिंग ऑफिसर ही वो हैंडल करता था असेसमेंट का काम। तो उसने मुझे नोटिस भेजा है, क्योंकि स्क्रूटिनी करने के पहले उसे नोटिस भेजना पड़ता है। वो नोटिस भेजकर स्क्रूटिनी असेसमेंट कर लिया। करने के बाद मेरे को नोटिस भेज दिया कि आपको, आपका ये चीज गलत है, आपको ये ठीक करके भेजना है। तो उस हिसाब से आपका टैक्स 50 लाख रुपया निकल रहा है, जो आपको 50 लाख रुपया देना होगा। तो हम बोलेंगे अरे 50 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा, हम जा सकते हैं सीआईटी के पास। वैसे ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो वो अपनी मर्जी से ही कर लेता है, क्योंकि हम रिटर्न फाइल नहीं किए थे टाइम पे, तो असेसिंग ऑफिसर ने खुद ही कर दिया। अब मुझे ऑब्जेक्शन है कि मेरा इतना इनकम नहीं हो सकता, तो हम फिर जा सकते हैं सीआईटी के पास। असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीड्योर होता है, ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट सिर्फ सेक्शन के लिए, आंसर के लिए याद रखना है। तो ये जो हम लोग करते हैं इसके लिए जा सकते हैं। सर्च एंड सीजर, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है अभी हम लोग का फाइनल में।
इसमें हम लोग का वारंट निकलता है, सर्च वारंट। ये हम लोग देखे भी है कि घर में घुसकर या ऑफिस में घुसकर पूरा सर्च मारता है कि हमारे पास कोई फाइल या डॉक्यूमेंट है जो हम लोग हाइड कर रहे हैं, जिससे हाई टैक्स देना पड़ सकता है, बट हम लोग दिए नहीं है, उसको छुपा लिए। तो वो सर्च वारंट अगर निकला है, सर्च एंड सीजर के लिए प्रोसेस शुरू होता है, तो इसके लिए भी हम लोग अपील कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस का सिर्फ इस दो सेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आया है 154 के अंडर में तो हम लोग जा सकते हैं। ऐसा करके अगर हम लोग के पास इन सब रिलेटेड आया है तो हम लोग सीआईटी के पास जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग का सीआईटी ओवर हुआ। पर इसके बाद एक टॉपिक है स्टे ऑफ डिमांड। स्टे ऑफ डिमांड क्या होता है? ये टर्म का मतलब होता है, जैसे हर आदमी के बाद देखो कोई ना कोई, जैसे असेसिंग ऑफिसर हम लोग को क्या बोला स्क्रूटिनी असेसमेंट करने के बाद कि आपको 50 लाख रुपया देना है। अब 50 लाख रुपया हम लोग को नहीं देने का मन है, क्योंकि हम लोग को लगता है ऐसा कोई अमाउंट है ही नहीं। तो हम लोग अपील किए थे सीआईटी के पास विद इन 30 डेज। अब सीआईटी अपना आंसर कब देता है? लगभग 1 साल के बाद, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर। तो अब ये जो वो मेरे को 1 साल तक आंसर देगा, तो हम मेरे फेवर में होगा डिसीजन या नहीं होगा, ये तो मेरे को पता नहीं है। ये मेरे को कब पता चलेगा? सोचो, मतलब 8 महीना, 9 महीना या 1 साल में पता चलेगा। तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा आप अपना 50 लाख तो भरिए, तो हम लोग को बोलना है कि अभी नहीं भरेंगे क्योंकि हम लोग अपील किए हैं। तो हम 50 लाख तब भरेंगे जब हम रियली हार जाएंगे, पर अभी हम रियल में हारे नहीं हैं, हम तो अपील किए हुए हैं जिसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। तो हम 50 लाख नहीं भरेंगे, मेरे को डिसीजन आने तक मेरे को टाइम दीजिए। तो असेसिंग ऑफिसर का जो डिमांड था उसके ऊपर वो स्टे लगा देगा, मतलब रुक जाएगा। जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक वो स्टे लगा देगा। तो इसको कहते हैं स्टे ऑफ डिमांड। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं असेसिंग ऑफिसर से कि कुछ टाइम रुक जाइए, लगभग जब तक मेरा डिसीजन नहीं आ जाता है सीआईटी की तरफ से। आप सोचो, सीआईटी ने भी डिसीजन दे दिया पर मेरे को तो आईटीएटी के पास जाना है, तो हम तब तक बोलेंगे असेसिंग ऑफिसर को कि आप अभी भी रुकिए, मेरा केस आईटीएटी के पास भी गया है, सीआईटी का भी समझ नहीं आया मेरे को, तो अब हम आईटीएटी के पास दिए हैं। तो जब तक वो रुकेगा, मतलब ये कितने दिन का देगा ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है, पर जनरली वो देता है। अगर रियल लाइफ का बात करें तो रियल लाइफ में वो बोलता है ठीक है आप 10, 20%, 30% भर दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन का वेट करते रहिए। अगर आप, मतलब अगर आपका ऐसा कुछ डिसीजन आपके फेवर में आ गया, हम लोग पैसा रिफंड कर देंगे या आगे का टैक्स में एडजस्ट कर देंगे, पर अभी आप एटलीस्ट 20-30% भर दीजिए। रियल लाइफ में ऐसा होता है। पर बुक में अगर जाए तो बुक में ऐसा कोई अमाउंट नहीं है कि 30% बोलेगा पे कर दो, ऐसा कोई कुछ नहीं है। बुक में लिखता है कि स्टे ऑफ डिमांड लग जाता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर जब तक अल्टीमेट डिसीजन नहीं आता है तब तक वेट करने के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरी खत्म हो जाता है सीआईटी। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं आईटीएटी में। सीआईटी के बाद डेफिनेटली हम लोग आईटीएटी के पास जाते हैं। आईटीएटी के पास जब जाते हैं तो सीआईटी में एक ही जज होता है, एक ही आदमी होता है जो हम लोगों के ऊपर डिसीजन करता है, पर आईटीएटी में ऐसा नहीं होता है। आईटीएटी में टोटल 2 जज होते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर पैनल ऑफ जजेस होते हैं। पैनल ऑफ जजेस को कहते हैं बेंच। यहाँ पे एक बेंच लगता है। बेंच का मतलब लिटरली वो बैठने वाला बेंच नहीं है, यहाँ पे बेंच का मतलब है पैनल ऑफ जजेस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैनल ऑफ जजेस बैठे हैं और यहाँ पर बेंच में 2 मेंबर होते हैं, एक इस साइड बैठता है और एक उस साइड बैठता है, मतलब ऑपोजिट जगह पे बैठते हैं, साथ में जजेस नहीं बैठते हैं। एक जज को हम लोग कहते हैं जुडिशियल मेंबर और दूसरे को कहते हैं अकाउंटेंट मेंबर। तो एक जज का नाम होता है जुडिशियल मेंबर, दूसरे का नाम होता है जजमेंट अकाउंटेंट मेंबर। यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉब्लम लेके कब जा सकते हैं? जब मेरा इनकम कम से कम 50 लाख का है। अगर टोटल इनकम असेसी का 50 लाख तक है, अप टू 50 लाख है, तभी यहाँ पे जा सकते हैं।
अगर उससे भी ऊपर का है, अगर उससे भी ऊपर का अमाउंट है तो फिर कोई और रूल में चले जाएंगे। बट यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ असेसी इज अप टू 50 लाख, देन अपील कैन बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर। अगर मेरा मैटर, मतलब हम असेसी है, हम IT/AT में अपील कर रहे हैं, तो अगर मेरा इनकम 50 लाख तक है तब तो कोई भी एक जज ही मेरा मैटर सुनने के लिए IT/AT में बैठा होगा। पर अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर 2 जज बैठेगा। तो स्टोरी क्या है, IT/AT में 2 जज होते हैं जिसको हम लोग पैनल ऑफ जजेस कहते हैं। पैनल ऑफ जजेस को इस टॉपिक में बेंच कहते हैं। तो यहाँ पे एक बेंच होता है जिसमें 2 जज बैठते हैं। एक जज को कहते हैं जुडिशियल मेंबर, एक को कहते हैं अकाउंटेंट मेंबर। अगर हम अपना अपील लेकर गए हैं, मतलब हम असेसी हैं और मेरा टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है, अप टू 50 लाख है, तो मेरे केस में कोई एक ही जज बोलेगा, एक ही जज वहां पे बैठेगा। और अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब पैनल ऑफ जजेस बैठेगा, मतलब तब 2 जज बैठेगा। तो ये बहुत याद रखना है। अब बोल रहा है कि दोनों का हो सकता है दोनों जज एक बात पे अग्री नहीं किया, हो सकता है कि दोनों जज का डिसीजन अलग अलग था, मतलब जुडिशियल मेंबर का और अकाउंटेंट मेंबर का दोनों का अलग अलग डिसीजन आ गया। तब हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर अलग अलग डिसीजन आ गया तब हम लोग IT/AT के प्रेसिडेंट अल्टीमेटली डिसीजन देंगे। IT/AT में एक प्रेसिडेंट भी होता है, जो अगर सेम डिसीजन पे दोनों जज निकला तब तो ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पर अगर दोनों जज को अलग अलग पॉइंट लगता है तो प्रेसिडेंट अल्टीमेटली दोनों में डिसाइड कर लेगा। अब दोनों जज का पोजीशन एकदम सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जुडिशियल और अकाउंटेंट में एक का ज्यादा वेटेज होता है, एक का कम वेटेज होता है, दोनों इक्वल पोजीशन पे वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो दोनों को सुनेगा और उस हिसाब से डिसीजन ले लेगा प्रेसिडेंट। अब हम लोग IT/AT के पास कब तक जाते हैं, CIT के डिसीजन के बाद 60 डेज के अंदर IT/AT में हम लोग को अपील कर देना होगा। अब यहाँ पे अपील कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्म नंबर 36 भरना पड़ता है। CIT के पास फॉर्म नंबर 35 भरते हैं, पर IT/AT के लिए हम लोग फॉर्म नंबर 36 भरते हैं। इसके साथ हम लोग क्या देंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स देंगे जो पहले दिए थे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब अपना स्टोरी, ग्राउंड ऑफ अपील, क्या बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग राइट है, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर है, यहाँ पर हम लोग और कॉपी ऑफ ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का भी देंगे प्लस CIT का भी देंगे। यहाँ पे हम लोग को दोनों का ऑर्डर का कॉपी देना होगा, यहाँ पे भी खुद का फीस है वो फीस देना होगा, और यहाँ पे जो भी चीज हम लोग के पास हम लोग भेजेंगे वो 3 कॉपी होना चाहिए। CIT डुप्लीकेट था, दो कॉपी था, IT/AT के पास 3 कॉपी भेजना पड़ेगा, मतलब सारा चीज 3 कॉपी में होना चाहिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि IT/AT अपना जजमेंट कितने टाइम के अंदर सुना देगा, IT/AT 4 साल तक भी सुना सकता है, विद इन 4 इयर्स वो अपना डिसीजन सुनाएगा। तो याद रहे, CIT 1 साल के अंदर सुना देता है, पर IT/AT विद इन 4 इयर्स अपना डिसीजन सुनाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब CIT के पास हम लोग कौन सा प्रॉब्लम लेकर जाते थे, ये सारा प्रॉब्लम था तो CIT के पास हम लोग जाते थे, पर अभी IT/AT के पास कौन सा लेकर जाएंगे, CIT का रिलेटेड सारा, मतलब CIT के पास जो लेकर जाते थे वो तो लेकर जाएंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा और क्या ले जा सकते हैं, ऑर्डर हम लोग ले जा सकते हैं अगर कोई DRP, अच्छा रिवीजन ऑर्डर 263, ये सारा हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले,